अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद सोहेल। आज एक बार फिर एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी हां, आज तारीख है 2 दिसंबर और इस वक्त हो रहा है तकरीबन 11:51 सुबह के। तो मैंने सुबह-सुबह जो है वो देखा, यूट्यूब विज़िट किया तो हर तरफ जो है वो ये ख़बर कि लीरा डाउन, तुर्की की करेंसी जो वो डाउन हो गई, डॉलर के मुकाबले में काफ़ी परसेंट गिर गई और अब तुर्की ख़त्म होने वाला है और इस किस्म की ख़बरें। और दूसरी ख़बर ये कि तैयब उर्दगान ने जो है वो अपनी इकॉनमी, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा रियल एस्टेट में करी थी। फिर पैंडेमिक आ गया 2019 का और उस वजह से रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ नहीं सके और इस वजह से तुर्की जो डाउन हो गई। सभी सारी ख़बरें आपने भी सुनी होंगी, कॉमन लगता है सुनने में और सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है कि एक यानी कि तैयब उर्दगान ने एक जगह इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्ट हो गया, फिर तुर्की ने इन्फ्लेशन रेट जो अपना इंटरेस्ट रेट गिरा दिया, उस वजह से भी जो है वो डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है। सारी खबरें मैंने सुनी तो मुझे थोड़ा काफ़ी सुनते ही पहली दफ़ा में जो ना थोड़ा अलग लगा। किसी ने मुल्क ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। मतलब कवानीन उनके, सब कुछ उनके हाथ में है। तो किसी मुल्क के लिए अपने आप को प्रॉफिट लॉस में डालना या निकालना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि कानून साज़ी ही मुल्क के हाथ में होती है। अ कंट्री नेवर गेट इन लॉस्ट, ठीक है? लॉस कंट्री कभी, मुल्क कभी लॉस में नहीं जाता। लोग करप्शन से लॉस में ले जाते हैं, डिफरेंट चीज़ों से ले जाते हैं, क्योंकि कंट्री कहती ही उसको है जिसके हाथ में पावर होती है ऑफ लॉ मेकिंग की। कॉन्स्टिट्यूशन को सुनते ही मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा देखूं, रिसर्च करूं कि असल वजह क्या है, यानी कि और वाकई में क्या ऐसा लग रहा है कि तुर्की ख़त्म हो जाएगा 45% या ये ऐसा पहली बार हुआ है। तो उसकी थोड़ी डीप चीज़ें करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो जल्दी जल्दी रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1994 क्राइसिस, करेंसी क्राइसिस इन तुर्की, यानी कि ऐसा पहले भी हो चुका है, ठीक है? फिर उसके बाद एक और चीज़ है, यहीं पे है, ये रही 1998 से लेके, तो ये 1994 पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का ही है। 1994, 2001, 2008 एंड 2009 का करेंसी क्राइसिस तुर्की का, यानी कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ तुर्की में, इससे पहले भी हुआ है। और बुनियादी चीज़ है कैसी कि तुर्किश पीपल जो हैं वो यूएस डॉलर को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, वो यूज़ नहीं करते। इस वजह से जब भी डॉलर, यानी कि तुर्की का इकॉनमी रिलेट इस बात से करती है, डॉलर अगर हाई जाता है तो उनकी जो लेरा है जो वो ऑटोमेटिकली गिरता है हर सूरत जो है, अगर डॉलर हाई जाता है। उनकी इंटरनल इकोनॉमी में कोई इतना खासा फ़र्क नहीं आता, यानी कि उनका जो अपना हिसाब किताब जो उनकी कंट्री चल रही होती है उसमें इतना वो नहीं आता। खैर डिफरेंट, ये देख लेते हैं खबरें। ये अल जज़ीरा की लेटेस्ट खबरें जो हैं वो आज की हैं, इनको अब रिव्यू करें तो ये सभी ये आ रहा है कि लीरा क्रैशिंग एंड विल करेंसी क्राइसिस रोजन और इस किस्म की जो खबरें हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। वाई डेड लीरा क्रैश हो गया, ठीक है? ज़्यादातर यही बात बताई जा रही है न्यूज़ में भी, और आप कहीं और भी सुनेंगे तो कोविड की वजह से जो है वो ज़ाहिर सी बात इन्फ्लेशन आया, वो तुर्की उसको ओवरकम नहीं कर सका। ग्लोबल ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है, तो ग्लोबल टाइम्स भी कुछ इसी तरह की हल्की फुल्की खबर बता रहा है बस, और साथ में उसने उसकी खबर ये 23 सितंबर की है कि वहाँ पे जो है वो ये रियल एस्टेट की प्राइस जो है वो हाई हो गई हैं, यानी कि, और जबकि खबर ये होनी चाहिए थी कि रियल एस्टेट्स की प्राइस लो हो गई हैं, कम हो गई हैं। तो खैर इनमें डिफरेंट रीजंस वगैरह इन्होंने बताए हैं। और जो है ये ग्लोबल टाइम्स की है प्लग एंड ग्लेरा, और यहाँ पे अब इस अल जज़ीरा की खबर है, तैयब उर्दवान ने इंटरेस्ट रेट लो किया, कम किया, तो उन्होंने दूसरी बात ये भी कही है कि अब जो है वो और इंटरेस्ट रेट गिरेगा, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट जो है वो गिरेगा। सेंट्रल बैंक फॉरेन रिजर्व उन्होंने अपने बेच दिए हैं करेंसी को यानी कि स्टेबल करने के लिए। इस किस्म की और ख़बरें हैं, ये आपको थोड़ी देर रिव्यू करें तो दूसरी चीज़ एक और समझ लें। इंटरेस्ट रेट मुल्क गिराते हैं अपने, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लें और लोन लेके नया बिज़नेस शुरू करें, तो उससे मुल्क को फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि किसी ने अगर आप इन्वेस्टमेंट करी हुई, उसको 15% या 16% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो अगर मुल्क इंटरेस्ट रेट कम कर देता है तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करता है ताकि उसको ज़्यादा मुनाफा मिल सके, तो उसका ये नुकसान होता है। तो फोकस जो है दुनिया का इस तरफ है कि जो इंटरेस्ट रेट तुर्की ने कम कर दिया तो सब अपना जो है वो पैसा निकाल लेंगे, ठीक है? और दूसरी तरफ ये है कि लोग लोन लेंगे ताकि जो है वो नया बिज़नेस और इकोनॉमी को ज़्यादा वो और ग्रोथ हो, या तो पैसा एक जगह पड़ा रहे फिक्स रहे, या पैसा क्या रोल आउट होता रहे। तो पैसे के रोल आउट होने की वजह से जो है वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट का जो है वो बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, वो कम होना चाहिए, तभी वो लोग लोन लेंगे और जो है वो काम करेंगे। ये है ट्रांस एनुलेशन गैस पाइपलाइन है, इसको जिक्र करेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं हुआ क्या है और चल किस तरीके से रहा है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसको छोड़ देते हैं,
यहाँ पे मैं ये देख रहा था तो की इंटरेस्ट रेट 2014 का ये जो है वो गया है 500% तक, तो मुझे लगा कुछ गलती होगी शायद। 2014 में इंटरेस्ट रेट 5%, यानी कि तुर्की कह रहा है कि आप पैसा जमा कराएं, हम हमको 500% जो है वो इंटरेस्ट रेट देंगे। तो मैंने कहा कहीं और से भी चेक कर लो, तो ये खोला तो ये नज़र आया, ठीक है। तुर्की 1993 में जब क्राइसिस आया तो तुर्की ने क्या करा, अपना इंटरेस्ट रेट 400% कर दिया ताकि लोग पैसा जमा कराएं। उन्हें 4%, लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा जमा कराया, करेंसी स्टेबल हो गई, ठीक है। उसके बाद 2000, ये आप देख सकते हैं 1998 पर 2004 इस इन बिटवीन, इसमें भी एक दफ़ा जो वो 300% तक किया इंटरेस्ट रेट ताकि इकोनॉमी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। फिर 2008-9 में उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं किया, इसी का एक ज़रा शॉर्ट रिव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक जर्नल है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट ब्रीफ में वो बता दिया इन्होंने, 3 ग्राफ लाइनें दी हुई हैं। इन शॉर्ट ये बताएं कि अगर 1994 में आया तो उन्होंने 400% इंटरेस्ट रेट कर दिया, 2008 में आया तो जो है 2021 में आया तो 350 था, 2008 में आया तो 81, यानी कि जब भी करेंसी क्राइसिस आता था वो अपना इंटरेस्ट रेट ऊपर कर देते थे, उसको क्या कर देते थे, ओवरकम कर देते थे ग्रेजुअली टाइम, यानी कि आज का क्राइसिस नहीं आ रहा, क्राइसिस खुद आता है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात, इकोनॉमी जब गिर रही है तो उन्होंने स्टेबल करने के लिए क्या करा, हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा भर लिया, फिर उसको स्लो फ्लो आउट करा, बाहर निकालना शुरू करा, फिर जाहिर सी बात है, फिर जब करेंसी गिरने लगी फिर इस तरीके से पैसा बढ़ लिया, फिर उसको स्लो जो है वो लो इंटरेस्ट रेट पे, पहले 400 था, फिर 350 था, अब 81। अब तुर्की इतना स्टेबल है कि अब उसकी करेंसी जब गिरी है तो वो ये नहीं कह रहा है कि हम हाई इंटरेस्ट रेट पे जो है वो पैसा फराम करेंगे, बल्कि वो क्या कह रहा है, हम इंटरेस्ट रेट और कम कर देंगे ताकि जो है वो लोग और ज़्यादा जो है वो कर्जा ले सकें और जो है इकोनॉमी को रन आउट कर सकें। तो ग्रेजुअली अगर आप 1994 से लेकर और अब तक देखें 2021 तक, तो तुर्की ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा। जब भी उनकी इकोनॉमी गिरती थी, सिंपल वर्ड्स में, इकोनॉमी गिरी 400% उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, यानी कि आप पैसा रखें आपको 400% मिलेगा। अगली बार दोबारा गिरी, ठीक है, 5-6 साल या 10 साल बाद, 8 साल बाद, फिर उन्होंने 350 कर दी, 400 से कम कर दी। फिर जब दोबारा गिरी तो उन्होंने वापसी वो नहीं कर, फिर वापसी क्या कर दी उन्होंने, 81% कर दी, यानी कि आप पैसा रखें 81% लें। और अब इस बार जब गिरी है या जो गिर रही है, उन्होंने क्या कहा, अब हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे, अब हम स्टेबल हैं, अब हम कम कर रहे हैं ताकि उसको ओवरकम कर दें, कंज्यूम कर दें, क्योंकि ये लास्ट चांस है तुर्की के पास। 2023 में तुर्की के जो मुआहदे हैं उस ऑटोमन एम्पायर्स वगैरह के सारे क्लियर आउट हो जाएंगे, यूरोप की कुछ पोर्ट्स हैं जो तुर्की को मिल जाएंगी, तो काफ़ी तुर्की की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूम करेगी। तो तुर्की चाह रहा है उससे पहले अपना ये वाला जो मसला है, यानी कि करेंसी और जो फॉरेन रिजर्व वाला जो मसला है, उसको क्या कर ले, वो ओवरकम कर ले। ये इन शॉर्ट है ये, और ये काफ़ी, यानी कि उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है अपने इस जर्नल में। आपको चाहें तो विजिट कर सकते हैं, आपको लिंक भी नज़र आ रहा होगा। ये है पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, अ टेल ऑफ 3 क्राइसिस इन तुर्की 1994, 2001 एंड 2008 टू 2009। जर्नल तो इनका था, मैंने इनको बस देख के जो रिव्यू करके आपको बताया है कि उसमें से उस दौर में जब ये बना था, लिखा गया था 2018 में, तो 2018 के जर्नल है बेसिकली। जो डाटा मैंने लिया है इनका, उसको कन्वर्ट आउट करने के लिए करंट सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है उस डाटा से रिलेटेड। तो अब आए थोड़ा पीछे चलते हैं, और ये पाइपलाइन का बताया था, ठीक है। तुर्की की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर है। असल में गेम क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द गेम? गेम ये है कि यूएई, आप मेरी एक प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, इलात पोर्ट इसराइल की है। यूएई भी अपनी ऑयल को जो है वो यूरोप ले जाना चाहता है। रशिया का गैस पहले ही जो है वो यूरोप में मौजूद है, जाती है रशिया से। अब तुर्की भी इस लाइन में है, 2006 से है। ये कैस्पियन सी है, बाकू अज़रबैजान में, ठीक है। आर्मीनिया और अज़रबैजान का आपने सुना होगा। बाकू से एक लाइन जा रही है जॉर्जिया से होते हुए तुर्की, और सियान जो है वो तुर्की में जाएगी, ये गैस पाइपलाइन है। और ये अज़रबैजान से एक और लाइन जाएगी, वो जॉर्जिया जाएगी, जो ब्लैक सी में जाएगी वो क्रूड ऑयल की लाइन है। और इस किस्म की 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 3 गैस पाइपलाइन है, जो आखिर में तीनों एक साथ इंटरलिंक इंटरकनेक्टेड है। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये पाइपलाइन जाने से रशिया को नुकसान होगा, क्योंकि जो यूरोप रशिया से गैस ले रहा है, तो यूरोप को गैस देने वाला मुल्क एक तुर्की भी बन जाएगा, और साथ में जो है यूएई भी जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो क्रूड ऑयल के साथ जो है वो क्या कहते हैं, यूरोप में एंट्री ले रहा है। लेकिन गैस जो फराहम करेगा, आपने और खबरों में भी सुना होगा, रशिया ने जो गैस के पैसेज जो हैं वो बेसिकली, रशिया गैस से यूरोप को कंट्रोल करता है। अगर यूरोप रशिया के खिलाफ कुछ करता है तो रशिया गैस रोक लेता है अपनी। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूरोप के लिए काफ़ी ज़्यादा यानी कि वो होगा, स्टेबिलिटी होगी कि रशिया से नहीं तो तुर्की से ले लें, तुर्की से नहीं तो यूएई से ले लें क्रूड ऑयल, लेकिन गैस जो है वो तुर्की ही फराहम करेगा। और इसी वजह से आर्मीनिया और अज़रबैजान का जो फड्डा है,
और रशिया आर्मीनिया को इसी वजह से सपोर्ट करता है और तुर्की अज़रबैजान को इसी वजह से सपोर्ट करता है क्योंकि उनकी जो वो है पाइपलाइन जो वो यहाँ से गुजर रही है। एंड मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ इस वजह से क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा है और जाहिर सी बात है आपके पास भी इतना वक्त नहीं है कि उसको इतना डीपली स्लो करके सुन सकें। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तुर्की की जो है वो फंसी हुई है। जब ये प्रोजेक्ट इन रनिंग आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी। और ये इसका डाटा है और यहाँ पर ये देख सकते हैं जो कब हुआ था 2006 में शुरू हुआ है, किस तरीके से हुआ है, 2019 की खबर है और ये बता रहे हैं सारा, इनका पूरी डिटेल्ड है। लिंक यहाँ पे मौजूद है, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। ठीक है, ये विकी सेट्स वाले हैं सारी बातें ये। और साथ में आप देख लें ज़रा थोड़ा सा और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तुर्की का ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने 400% बढ़ाया, 300% बढ़ाया। ओवरऑल दूसरी साइड आ जाए पाकिस्तान का मैक्सिमम 20% तक गया। पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट के साथ नहीं खेलता है। चाइना स्टेबल 0.35 और अभी तक 0.35 ही है। पैसा जमा कराएंगे तो 0.35% ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, या तो काम करें। दूसरी चीज़ क्या है, ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं 2004 से लेके फिर पीक तक गया 2019 में 12% तक और अब जो है वो 6% डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है। और बाकी यानी कि इसी से रिलेटेड ऊपर नीचे करता रहता है सारे, कुछ कम बढ़ते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट अलग अलग तरह से होते हैं। डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। अब ये आ गया BTC, बिटकॉइन भी होता है एक, BTC अलग भी, ये पाइपलाइन का जिक्र है। बाकूत तबलीग सियान ऑयल पाइपलाइन, इसका पूरा जो है वो रिव्यू है इसका, यहाँ पे आप जाके जो है खुद भी देख सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट है। BP अज़रबैजान 3 पाइपलाइन है, बाकूत तबिलिसी सियान पाइपलाइन, साउथ कोसैकसस पाइपलाइन, वेस्टर्न रूट एक्सपोर्ट पाइपलाइन। ये 3 पाइपलाइन जो अज़रबैजान की प्रोजेक्ट है, मैंने पिछली तस्वीर में भी आपको दिखाया था। ये उसकी तस्वीर है और ये जो है वो पूरी डिटेल है। पंपिंग स्टेशन पाइपलाइन कौन सी है, BTC की पाइपलाइन कौन सी है, ये पाइपलाइन पहले ही मौजूद है जो एक ईरान से भी जा रही है और ये उस एरिया से भी जा रही है जो एरिया अज़रबैजान का है, लेकिन अज़रबैजान का, लेकिन आर्मीनिया के अंडर है। एक पाइपलाइन वहाँ से भी जा रही है। तो ये सारा कॉन्फ्लिक्टेड है। तुर्की ने जो 3-4 रास्ते रखे हुए हैं, एक ईरान से आ रहा है, एक अज़रबैजान से आ रहा है और एक जॉर्जिया से आ रहा है। कोई एक भी चले तो तुर्की को जो वो प्रॉफिट होना ही होना है। और देख लेते हैं, यहाँ तक हम आ चुके थे। ये साउथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें, यानी कि 3 पाइपलाइन को एक ही प्रोजेक्ट को 3 में डिवाइड करा हुआ है इन्होंने जो है वो। बेसिकली चाइना यूरोप में जो आ रहा है विद ट्रेड लेकर आ रहा है गुड्स एंड प्रोडक्ट की। रशिया गैस के साथ मौजूद है यूरोप में, तुर्की गैस के साथ आ रहा है यूरोप में और UAE भी जो क्रूड ऑयल लेकर आ रहा है यूरोप में। तो आने वाले वक्त में यूरोप की क्या सिचुएशन होगी, ये अब ग्राफ चार्ट देख सकते हैं आपके किस तरीके से जो ओवरऑल जो है वो USD जो है वो बड़ा है तुर्की इकोनॉमी के हिसाब से। तो ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ ही किया है क्योंकि इनका निसार जो है वो नहीं है इस तरीके से। ये है और लास्ट में कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे एक और चीज़ थी, ये रहा बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ तुर्की 2030। तुर्की ने अपने तमाम बिगेस्ट प्रोजेक्ट को 2023 तक जो है वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, रोका हुआ। देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। इस्तांबुल का एयरपोर्ट है, साउथ एंटोलिया प्रोजेक्ट है, सिनोप न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक और है, केनाल इस्तांबुल है। उस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सबको तुर्की ने 2023 से पहले जो है वो ख़त्म कर लिया। उनके जितने बिगेस्ट प्रोजेक्ट हैं सब उन्होंने 2023 से जो है पहले उन्होंने ख़त्म कर देना। फिर उनका पूरा फोकस जो है वो ऑटोमन एम्पायर की जो रिवाइवल होगा वो उस तरफ होगा। देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें अपनी वापस लेते हैं, क्या क्या मुआहदे ख़त्म होते हैं, तुर्की किस तरीके से बूम आउट करता है। बेसिकली ये जो फ्लक्चुएट आप नज़र आ रहे हैं खबरों में, जो चीज़ें आप सुन रहे हैं वो करंट सिचुएशन के हिसाब से है। तुर्की ने इसकी तैयारी 1990 से पहले से शुरू कर दी थी। अब बेसिकली ये होता है जब आपको बड़ी छलांग लगानी पड़ती है तो आप स्क्यूज हो, तो आप नीचे बैठते हो फिर उछलते हो, नीचे बैठते हो फिर उछलते हो। यहाँ पर आप यही देख सकते हैं, इसमें आपको इजीली जो वो समझ में आ जाएगा कि जो है ना वो तुर्की किस तरीके से जो वो नीचे बैठा और उछला, नीचे बैठा और जो उछला। और अभी इस दफ़ा भी जो वो स्क्विज कर रहा है, अपने आप को नीचे कर रहा है ताकि जितनी भी इधर उधर की चीज़ें हैं, यानी कि उनकी इकोनॉमी को डॉलर रिजर्व इस किस्म की डिफरेंट चीज़ें जहाँ से बाहर से उनको अटैक हो सकता है 2023 में, तो तुर्की अपने आप को बैकफायर कर रहा है ताकि जो कुछ होना है वो अभी हो जाए और उसके बाद 2 साल का जो वो है अरसा होगा
2021 से 2022, यानी कि 1 साल का तकरीबन अरसा होगा। तैयारी तो उन्होंने पहले से शुरू कर दी थी, अपने आपको 2 साल का टाइम दिया था। अब 1 साल रह गया, जो कुछ भी होगा वो 1 साल में ओवरकम करके 2023 में जो की पूरी तैयारी से आएंगे। तो तुर्की में कुछ भी हो रहा है, उनका विजन जो है वो 2023 ही है, और हर चीज़ तुर्की में होने वाली जो रिलेट करती है वो 2023 से ही करती है। और ये हो सकता है कि टैक्टिक्स में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कि जाहिर सी बात है कि कोई मुल्क कोई तैयारी करता है तो दूसरा मुल्क उसके खिलाफ कोई और इकदाम कर देता है। जैसे आप यूरोप में ही देख लें तो यूएई भी जो क्रूड ऑयल लेकर आ रहा है, रशिया पहले से मौजूद है, तुर्की भी मौजूद है। जाहिर सी बात है जो पहले आ जाएगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कुछ गेम्स हैं जो ओवरकम करेंगे, लेकिन एट द एंड फाइनली जो सब कुछ इंटरलिंक जो वो करेगा वो 2023 से ही करेगा। और होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। एक लॉन्ग वीडियो थी, तो एक शॉर्ट कंक्लूजन में दे देता हूँ आपको। ये क्राइसिस आज का नहीं है, 1994 से है, ठीक है, और ये ग्रेजुअली चलता गया। हर 10 साल 5 साल बाद क्राइसिस आता है, वो इंटरेस्ट रेट हाई करके ओवरकम कर लेते हैं। इस दफ़ा उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाई करने की बात नहीं करी, कहा कि इंटरेस्ट रेट को और कम करेंगे, मीन्स डैट कि दे आर वेरी स्टेबल, और उनका फोकस यानी कि डिफरेंट जगहों पे उनके कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया, लिंक भी मौजूद, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो सुनाई दे रहा है वो इतना क्रिटिकल नहीं है जितना लग रहा है। पीछे जो है वो बहुत कुछ चल रहा होता है। कोई भी मुल्क जो वो एकदम से एक झटके में जो ख़त्म नहीं हो जाता, ये एक झटके में शुरू नहीं हो जाता। ना कोई मुल्क 1-2 साल में बनता है, ना कोई मुल्क 1-2 साल में जो है वो ख़त्म हो जाता है। तुर्की आज जहाँ पर भी है वो 10-20 साल की मेहनत है उनकी, उस बुनियाद पे वो यहाँ है। तो 1-2 साल की पैंडेमिक की वजह से वो अपने आप को नहीं कर सकते। कोई भी गवर्नमेंट चलाने की एक बंदा नहीं चलाता, उसके पीछे काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, दिमाग होते हैं। तो ये कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया और पैंडेमिक की वजह से गिर गया, तो उसके पीछे ये सब कुछ वजह है। इतनी सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, कोई एक चीज़ नहीं होती। कि होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ एडवाइस कि अगर जो लोग तुर्की जाना चाहते हैं, तुर्की में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यही वो वक्त है। यानी कि रिस्की टाइम है, लेकिन 2023 के बाद यही काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगा, अगर तुर्की जो है वो मूव अप कर गया, अपने आप को रिकवर आउट कर गया। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ व नासिर, फ़ी अमानिल्लाह।